हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है आज बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। इसको बताने से पहले हम आपको बताते हैं, ये जो है कुछ लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। हमारे कुछ मित्रगण और जो है हमारे कुछ स्टूडेंट यानी हमारे सहपाठी कह लीजिए या छात्र कह लीजिए, उन लोगों के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। ये हम केवल 1 या 2 वीडियो शुरुआत में बनाएंगे, जैसे ही आपकी रिस्पॉन्स होगी उसके आधार पर फिर आगे का जो है सिलेबस लाया जाएगा। ये यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, जिसका जो है मेन उद्देश्य है कि जो मूल विधि जो टॉपिक है यूपीएसआई में उसको कवर कराया जाए। मूल विधि के अंतर्गत बेसिक लॉ आते हैं, न कि टोटल जो है आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल लॉ यानी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं। टोटल पूरा जो है आपको पूरे सेक्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कितना पढ़ना चाहिए ये आपके पास जो है सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि कितना पढ़ा जाए। ठीक है, हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। टोटल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको वकील थोड़ा ना बनना है। चलिए हम पहले पढ़ाते हैं, लास्ट में 1-2 मिनट बात करेंगे। हालांकि जैसे ही आपकी रिस्पांस होगी उसी के अनुसार नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। दहेज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस कानून पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके अंदर सेक्शन की बात करेंगे। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 में जो है अधिनियमित हुआ था और ये लागू भी हो गया था। तो ये एक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब आया था। ऑप्शन 4 दे देगा, तो एक 1961 आपको सही लगाना होगा। दूसरी बात, इसमें कितने सेक्शन हैं? तो कुल सेक्शन जो है यहाँ पे हैं, कुल 10 धाराएं हैं। यानी कितना धारा है? 10 धारा इसके अंतर्गत है। और ये बहुत ही छोटा कानून है, अधिनियम है। तो नाम ही से लग रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यानी प्रोहिबिशन यानी रोकना, दहेज को रोकने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि क्या कि केवल इसी एक्ट से जो है हमारे पास दहेज को रोका जा सकता है क्या? आईपीसी में ऐसी कोई जो है प्रावधान नहीं। तो आईपीसी की 3 धाराएं दहेज को रोकने के बारे में जानकारी देती हैं। हालांकि 3 में से 2 मुख्य रूप से दहेज से जुड़ी हैं और एक जो है किसी भी प्रकार के धन से संबंधित है। उस पर भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उस धाराओं में क्या क्या चीजें हैं। अभी आप जाने कि आईपीसी की धारा यानी सेक्शन 304 304 का बी, ठीक है, जिसे ख बोला जाता है, 406 और 498 का ए, ये 3 ऐसे धाराएं हैं जो कि दहेज को लेके जो है दहेज के खिलाफ जो है कोई भी की गई हिंसात्मक कार्रवाई या फिर मानसिक या फिर शारीरिक उत्पीड़न के स्वरूप में या फिर जो है मृत्यु हो गया हो किसी जो है दहेज के पक्षकार का, तो जो है उस कंडीशन में ये सब जो है धाराएं भी लगाई जा सकती हैं और लगती भी है। तो दहेज को रोकने के लिए हमारे पास जो है देखिए आईपीसी में ये सब प्रावधान है और अलग से जो है ये प्रावधान लाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दहेज के बारे में कि दहेज की ये जो शब्द है प्राचीन काल में भी कुछ देखने को मिलती है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर आएंगे हम अपने ब्रिटिश जो एरा है उसमें, और फिर इस बिल को बनाने के लिए एक रोचक कहानी रही है। और इस कहानी के पीछे भी आपके जो है एग्जाम से कम जो है 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ से जो है सवाल जरूर बनते हैं, तो आप इनको जो है जरूर देखिए। अभी हम इसको बताते हैं कि इसके पहले की क्या क्या जो है बातें रही हैं। ठीक है, तो आपने जो है प्राचीन काल में एक राजा के बारे में सुना होगा जिसका नाम है बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी होता है। तो इस बिंबिसार ने क्या किया था, कौशल नरेश की बहन कौशल देवी या फिर महाकौशला से विवाह किया था और विवाह में उसको दहेज स्वरूप में जो है काशी को जो है दिया गया था। तो कौशल नरेश ने दहेज के रूप में काशी दिया था। किसको दिया था? ये प्राचीन काल की बात हम बता रहे हैं, बिंबिसार को दिया था। ठीक है, बिंबिसार हमने क्या होता है, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल तो ये भी बन जाता है एग्जाम में। हर्यक वंश का संस्थापक होता है। इसने जो है जब विवाह किया था कौशल देवी से, कौशल देवी जो कि कहाँ का जो है राजकुमारी रहती है, कौशल राज्य की। कौशल राज्य कहाँ, कौन सा? अयोध्या वाला क्षेत्र। कौशल देवी या महाकौशला बोला जाता है, दोनों नाम है इसका। तो इससे जब विवाह किया तो इसको दहेज में जो है कौन सा क्षेत्र मिल गया था? तो इसको दहेज स्वरूप जो है जो क्षेत्र मिला था वो था बनारस, लेकिन वाराणसी जो है मिला। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों में इस वंश को लेकर ही मतभेद है। इसके बारे में बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी, बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण हमारे पास न तो जो है साहित्यिक, न तो जो है किसी तरह के पौराणिक, या फिर न तो किसी तरह के जो है शिलालेख वगैरह, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं मिली है ज्यादा चीजें।
जिसके बारे में हम जो है इस वंश के, हर एक वंश के बारे में जो है ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाए। ठीक है, तो ये एक जो है अभी खोज का ही विषय है, इसलिए इसको बहुत सारे जो इतिहासकार है इसको नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इतना तो जरूर मानते हैं कि बनारस उसको दहेज में मिला था। ठीक है, इस वंश के बारे में थोड़ा मतभेद है। दूसरा जो है सबसे पुख्ता और प्रथम ठोस साक्ष्य जो मिला था दहेज को लेकर, प्रथम ठोस साक्ष्य जो मिला था वो मिला था जो है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य वंश का संस्थापक, और सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसके मध्य जो है 305 बीसी में एक लड़ाई होती है और उस युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर को पृथ्वी बोल रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हरा दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराने के बाद जो है सबसे पहले उसकी बेटी जो है हेलेना, उससे विवाह किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को हरा के उसकी बेटी हेलेना से विवाह करता है 305 बीसी में। तो जो है सेल्यूकस निकेटर 4 जो क्षेत्र होते हैं उसके यवन साम्राज्य के, वो जो है यवन नहीं यूनानी थे वो सब ना, तो उस साम्राज्य के अपने जो है साम्राज्य के 4 क्षेत्र वो जो है दहेज स्वरूप दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ से आपको इतनी लंबी चौड़ी बातों में बस इतना ध्यान रखना है कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 जो है क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप प्रदान किए थे। बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भी जो है गिफ्ट में दे दिया था, ताकि जो है भविष्य में तुम बोल ना सको कि हम जो है तुम्हें इतना चीजें दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी दहेज का प्रथम पुख्ता प्रमाण मिलता है। वो 4 क्षेत्र कौन से थे, अक्सर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको बताता है। एक का नाम है एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपोनिसडाई। ये 4 क्षेत्र जो है दिए गए थे किसको, दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में इस जो है क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो जो है एरिया को बोला जाता है हेरात, अराकोसिया को बोला जाता है कंधार, जेड्रोसिया को बोला जाता है बलूचिस्तान। ये सब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं, जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, काबुल समझ ही रहे हैं, पेरिपोनिसडाई को बोला जाता है काबुल। तो ये जो 4 क्षेत्र थे ये दिए गए थे दहेज स्वरूप। इसके बाद जो है देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी तो जो है एक सिंध प्रांत पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो सिंध में दहेज को लेके बहुत ज्यादा ही जो है मामला आ रहा था सामने। तो सिंध में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून लाया था, सिंध देती लेती एक्ट 1939। कौन सा एक्ट लाया था, सिंध देती लेती अधिनियम 1939। लेकिन वो जो है दहेज को रोकने में पूरी तरह से जो है सक्सेस नहीं रहा, यानी पूरी तरह से वो प्रभावी नहीं रहा कह सकते हैं, और वो सफल नहीं हुआ। तो वो कानून जो है बाद में हटा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो है इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद, यानी आजादी के बाद, आजाद भारत में पहली बार किस सरकार ने इसको रोकने के लिए अपने कदम उठाए थे। तो बिहार दहेज अंकुश अधिनियम। ठीक है, बिहार दहेज अंकुश अधिनियम ये जो है लाया गया था 1950 में। बात को समझिएगा, स्वतंत्रता पूर्वक सबसे पहला कदम दहेज को रोकने के लिए जो लाया गया था वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा हुई थी 1950 में। लेकिन ये भी जो है सफल नहीं हो पाई। दूसरी जो प्रयास किया गया 1958 में किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि एक्ट लाया था आंध्र प्रदेश डॉरी प्रोविजन एक्ट। इस एक्ट को भी पूरी तरह से जो है सफल नहीं माना गया, क्योंकि इसने जो है अपनी जिस उद्देश्य से लाया गया था उसको पूरा नहीं किया था। ठीक है, तो दूसरी जो है बात है, हमने जो है अभी आपको 3 एक्ट बताया, और ये तीनों जो है क्या थे, ये तीनों जो है अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए थे। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, तब उसके बाद हम जो है उस तीनों एक्ट के बारे में लिखते हैं। हमने क्या बताया, 1939 में सिंध देती लेती एक्ट आया, वो भी जो है सफल नहीं हो पाई। उसके बाद जो है 1950 में जो हमारे पास पहला एक्ट आया था आजादी के बाद, वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। ठीक है, बिहार डॉरी रेस्टोरेंट एक्ट। ठीक है, वो भी सफल नहीं हो पाया। तब 1958 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट लेके आई, उसका नाम था आंध्र प्रदेश डॉरी प्रोविजन एक्ट, वो भी सफल नहीं हो पाया। तब जो है हमारे जो कानून मंत्री थे उस समय 1959 में इंडिया के, वो थे अशोक कुमार सेन। उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, यानी कि एक जो है विधेयक संसद के समक्ष
लोकसभा में प्रस्तुत किया, उस पर बहस छिड़ गई। बहस छिड़ने के बाद हुआ क्या कि जो है इस पे जो है दोनों सदनों में मतभेद हो गया, क्योंकि उस समय के ऐसे लोग हुआ करते थे, आप समझ रहे हैं कि लोग जो है अपनी बेटियों या फिर बेटों का शादी करते तो बड़े बड़े जो है गिफ्ट स्वरूप जो है सारी चीजें गिफ्ट वगैरह जो है ये लेते देते थे। दहेज का बहुत प्रचलन था। तो रूढ़िवादी लोग जो थे वो जो है, आज भी आपने देखा होगा कि आपके माता या पिता कोई भी दहेज के बहुत ही ज्यादा जो है समर्थक होते हैं कि नहीं, हमने जो है बेटा को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, एहसान कर दिया, तो जो है इसके बदले जो है कुछ मिले। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब जो है चीजें अब वर्तमान में हम लोग को मिलकर खत्म करनी है। लेकिन चूंकि उस समय जो 1959 का दौर था, आप समझ सकते होंगे कैसा दौर रहा होगा, तो इस विषय को लेकर मतभेद हो गई लोगों में, और यहाँ से जो है आपको जो है सारी चीजों को पढ़ना है ध्यान में। तो हमने कौन कौन सा एक्ट बताया? 1939 में हमने बताया सिंध देती लेती एक्ट, देती लेती एक्ट, ठीक है। ये किससे संबंधित था? डॉरी से, यानी दहेज से। ये जो है सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1950 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहली बार भारत में, आजाद भारत में 1950 में बिहार गवर्नमेंट द्वारा बिहार दहेज अंकुश अधिनियम लाया गया था। अंकुश अधिनियम कब लाया गया था? ये 1950 में। ये भी सफल नहीं रह पाया। उसके बाद 1959 में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आंध्र प्रदेश डाउरी प्रोविजन एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट, यानी आंध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1958 लाया गया। ये भी सफल नहीं हो पाया। तो देख रहे हैं तीनों जो है कानून, हालांकि ये तो जो है ब्रिटिश रूल के थे, ब्रिटिश समय के थे, जो हम लोग जो है गुलाम थे एक तरह से, लेकिन आजादी के बाद ये जो है कानून सफल नहीं हो पाए थे। तो 1959 में हमने बताया कि अशोक कुमार सेन, जो कि जो है लॉ मिनिस्टर थे, अशोक कुमार सेन, उन्होंने जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया। अशोक कुमार सेन, यही जो बिल था, यही जो है डॉरी प्रोविजन बिल था उस समय, ठीक है, 1959 में इंट्रोड्यूस किया था, लास्ट दिसंबर में। पूरा एक साल इस पे गतिरोध रहा, मतभेद रहा दोनों सदनों के बीच में। फाइनली जो है ज्वाइंट कमेटी से होते हुए जो है फिर लगा राष्ट्रपति को कि अब इसको जो है ऐसे हो नहीं पाएगा। तो जब भी राष्ट्रपति को किसी भी सामान्य बिल के लिए कोई भी आप सामान्य विधेयक ले जाते हैं संसद में, ठीक है, आप तो नहीं ले जाएंगे, जो भी मंत्री या फिर गैर मंत्री के सदस्य ले जाएंगे, तो कोई भी ऐसी सामान्य विधेयक मतलब कि धन विधेयक उसमें न हो, संविधान संशोधन विधेयक न हो। यदि आप संशोधन के लिए संविधान में कोई विधेयक ले रहे हैं तो, और यदि धन विधेयक, रुपए संबंधी जो है, पैसा संबंधी, ये सब सारी चीजें हैं जो धन विधेयक के अंतर्गत आती है, तो इसके अंतर्गत ये दो विधेयक है, इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये जो है सामान्य अधिवेशन, सामान्य जो है बिल थी। सामान्य बिल को देखते हुए फिर राष्ट्रपति उस समय थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सोचा कि अब जो है ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद उन्होंने 1961 में संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाया संसद का। संयुक्त अधिवेशन संसद का बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलाने का जो है जो पावर है वो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था 108 अनुच्छेद का प्रयोग करके। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करके? अब आप जाने कि जो है आजादी के बाद ये पहला ऐसा जो है विषय था जिसपे जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई थी। कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है कि अब तक कितने जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। तो अब तक 3 संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला जो है दहेज को लेके, दूसरा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और बैंकिंग सर्विस अधिनियम को लेकर बुलाया गया था। तीसरा जो है पोटा जो है कानून था टेररिज्म को लेके, ठीक है, तो टेररिज्म को रोकने के लिए वो कानून था पोटा, 2002 में अटल बिहारी द्वारा बुलाया गया था। तो अब तक इतिहास में 3 ही बार जो है ज्वाइंट सेशन हमारे इंडिया में बुलाए गए हैं, 1961, 1978 और 2002। उसमें सबसे पहला ये था, समझिएगा इसको। तो आर्टिकल 108 का प्रयोग किया राष्ट्रपति ने और संयुक्त अधिवेशन बुलाया। संयुक्त अधिवेशन आया, तो संयुक्त अधिवेशन होने के बाद जो है ये जो है बिल पास हो गया, और पास होके फाइनली राजेंद्र प्रसाद ने इस पे साइन कर दिया 20 मई 1961 को।
तो ये जो है बिल फिर अधिनियम में कन्वर्ट हो गया। जब बिल जो है राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो अधिनियम बन जाता है, सबको पता होगा आप सभी को। तो ये अधिनियम बन गया और इस अधिनियम को ही बोला जाता है डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो ये इसकी बनने की कहानी रही। अब आपको यहां से एक पॉइंट तो समझ जाना चाहिए सीधा सीधे। आपने देखा इस दहेज को लेके बिहार, आंध्र प्रदेश ने भी जो है कानून बनाया। इसी दहेज को लेके पार्लियामेंट हमारी कानून बना रही है। इसका मतलब ये दहेज जो है किस सूची का विषय है। कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो दहेज जो है, अभी हम जब पॉलिटी, हालांकि मेरी कुछ वीडियो पड़ी हुई है पॉलिटी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पॉलिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है उसमें बताया है कि जो है ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये किस सूची का विषय है अब आप देख के आराम से बता सकते हैं कि वैसी जो है ये कौन सी विषय है जिसमें गवर्नमेंट स्टेट की भी जो है बना रही है कानून और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है। तो ऐसी कोई भी जो है विषय, कोई भी सब्जेक्ट जिसपे दोनों गवर्नमेंट जो है कानून बनाते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची कहा जाता है। इस समय वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं, इतना समझिएगा। तो दहेज किस विषय के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है अपने जो है संविधान में? तो इस समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, इतना बात क्लियर है? तो अब हम इसके अंदर की बात करेंगे कि इस सेक्शन के अंदर जो है क्या क्या जो है बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में? इस डॉरी प्रोविजन एक्ट जो है इसके अंदर सेक्शन के बारे में। टोटल हमने बताया आपको कितने सेक्शन थे इसमें? 10 सेक्शन, यानी 10 धाराएं। तो एक सवाल यहां से बनते हैं कि कितने धाराएं हैं इसमें? 10 धारा है। तो 10 धाराओं को जो है हमें, हालांकि हम जो है थोड़ा थोड़ा करके सभी को पढ़ा देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हम बता देंगे उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस चीज को जो है ध्यान से समझिएगा। तो हमें जो है पढ़ना है सेक्शन 1 डावरी प्रोविजन एक्ट। कौन सा समय में? 1961, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। कब जो है राष्ट्रपति ने साइन किया था? 20 मई को, याद रखिएगा। कौन था राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। तो हम इसको शॉर्ट में डीपीए लिख देंगे जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। अब आप समझें, तो इसके टोटल कितने सेक्शन है? टोटल हमने जो है सेक्शन बताया, कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन में हम जो है यहां पढ़ेंगे सेक्शन 1, सेक्शन 1 के बारे में। कोई भी जो है कानून अगर आप उठाते हैं, कोई भी कानून, जैसे जो है अपने संविधान की जो है कानून ले लीजिए, संविधान का ही अनुच्छेद ले लीजिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है उसके देश के बारे में जो है उसके नाम के बारे में जिक्र किया गया है। तो कोई भी ऐसी कानून है, अगर उसकी सेक्शन 1 लेंगे तो उस कानून के जो है पर्टिकुलर नाम के ही बारे में जो है दर्शाता है। तो ये सेक्शन 1 जो है बताता है कि इस जो है कानून का नाम ये होगा। तो सेक्शन 1 जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आपसे जिंदगी में पूछी भी नहीं जाएगी कि कौन सेक्शन 1 में क्या लिखा गया है, क्योंकि सेक्शन 1 का मतलब है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। सेक्शन 1 में इतनी बात है। सेक्शन 1 में और एक बात है कि इसका एक्सटेंशन जो है भारत में कहां कहां हुआ था। तो 1961 में जब ये बना था, ये कानून जब 1961 में बना था, तो ये जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू था। लेकिन अब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का जो है अभिन्न हिस्सा बन गया है पूर्ण रूपेण। इसका कोई अलग संविधान नहीं है, धारा 370 खत्म कर दी गई है। तो इस कंडीशन में जो है ये 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है। संपूर्ण भारत, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को ये जम्मू कश्मीर में जो है भी लागू कर दिया गया है। समझ आई बात? जम्मू कश्मीर मतलब लद्दाख भी दोनों शामिल हो जाएंगे। अब ये मत बोलिएगा कि लद्दाख में नहीं किया गया। तो 31 अक्टूबर, ये एक रिसेंट का जो है करंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा। तो सेक्शन 1 में जो है इसके विस्तार यानी एक्सटेंशन और इसके शॉर्ट टाइटल के बारे में बात की गई है। तो ये यही है, ठीक है। सेक्शन 2 के बारे में हम बात करते हैं। यहां से इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो दहेज को बहुत आप समझिएगा कि दहेज को कहीं कहीं वर
दान भी लिखा जाता है। वरदान नहीं, वो वाला वरदान नहीं, वर और दान, वर को दिया गया दान, या फिर इसको हुंडा भी बोला जाता है कहीं कहीं जगह। तो ये तीनों वर्ड जो है सेम है, ये कहीं अलग नहीं है, ठीक है। सेक्शन 2 में जो है क्या बातें बोली गई हैं, तो सेक्शन 2 जनरली आपको मैं बता दूं, किसी भी एक्ट को ले लीजिए, 99% जो केसेस होते हैं, 99% जो आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सेक्शन 2 बनती है उस एक्ट की जो है डिफिनीशन के लिए। ये जो एक्ट किसके लिए है, डॉरी के लिए है, दहेज के लिए है। तो दहेज की डिफिनीशन, दहेज की परिभाषा क्या होगी, ये अनुच्छेद बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो है सेक्शन 2 यानी कि धारा 2 में बताई गई है। किसके धारा 2 में, तो इस कानून के धारा 2 में बताई गई है, ठीक है, कि दहेज की परिभाषा। तो आपसे एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है कि जो है दहेज की परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में जो है मिलती है, तो 2 में मिलती है। मैंने आपको बताया कोई भी कानून बने आपको 99% जो चांस मिलेंगे वो जो है किसमें मिलेंगे, धारा 2 ही में मिलेंगे, उस कानून से परिभाषा के बारे में। और अगर नहीं तो फिर 3 में, 2 या 3 में ही जो है परिभाषाएं रखी जाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 में जो है किसके बारे में जो है बात की गई है, दहेज की परिभाषा के बारे में, डिफिनीशन ऑफ डॉरी, दहेज की परिभाषा। तो क्या है दहेज की परिभाषा, हालांकि ये पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन पूछ भी लिया जाए तो कोई मतलब नहीं, आप सब जानते हैं दहेज मतलब क्या होता है। तो दहेज की परिभाषा में जो है सेक्शन 2 में बताया गया है कि ऐसी कोई भी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी संपत्ति या फिर मूल्यवान प्रतिभूति, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि ऐसी कोई भी दस्तावेज, आप इसको ये समझ लीजिए कागज या कागजात, ऐसे लिख लेते हैं कागजात, कोई भी ऐसे दस्तावेज, हो सकता है जमीन के आप पेपर दे रहे हो दहेज में, हो सकता है आप चेक दे रहे हो, तो ऐसे जो कोई भी कागज संबंधित जिसका जो है कोई ना कोई वैल्यू है, तो उसको बोला जाता है मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है। तो ऐसी कोई भी जो है सिक्योरिटीज जो आप दे रहे हैं जिसका कोई एक वैल्यू है, वो जो है भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो दहेज की परिभाषा के अंतर्गत क्या है सुनिएगा, कोई भी ऐसी संपत्ति हो या फिर कोई भी ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति हो, ये अगर जो है विवाह के समय या उसके पहले या उसके बाद, तीनों कंडीशन इसमें बताया गया है, विवाह के समय, ठीक है, या उसके पहले या फिर उसके बाद। तो विवाह के समय या विवाह के पहले या विवाह के बाद किसी एक पक्षकार द्वारा, किसी एक पक्ष द्वारा किसी एक दूसरे पक्ष को दिया गया हो, दूसरे पक्ष को दिया गया हो। अब यहाँ पे लड़का लड़की नहीं बोला गया, क्योंकि जनरली जो है कुछ जातियां जनजातियां ऐसे हैं जिनमें जो है जो दहेज संबंधी जो मामले होते हैं वो लड़के वाले भी जो है लड़की को देते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को आप समझिएगा, इसीलिए यहाँ पे एक पक्षकार बोला गया है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को देता है। कौन क्या चीज देता है, कोई भी ऐसी संपत्ति या फिर संपत्ति न हो तो मूल्यवान प्रतिभूति, तो ये सभी दहेज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें और भी एक बात बोली गई कि कौन इसको देगा लेगा, तो कोई भी इसके जो है वर हो या फिर वधू हो, उसके माता पिता या फिर उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति, सब जो है इसमें आ जाएंगे। तो इतना जो है वो सब पूछे नहीं जाते हैं, ये पूछा जाता है यहाँ से कि जो है मतलब किस में परिभाषा दी गई है। तो सेक्शन 2 में परिभाषा में से अब आपको जो है यहाँ से एक कीवर्ड ये जो है पूछ लिया जाता है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, कि प्रतिभूति का जो है जिक्र आईपीसी के किस धारा में की गई है। तो आईपीसी की जो है धारा 30 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है कि प्रतिभूति होती क्या है। तो प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी समझ रहे हैं ना, जो आप जो है जाते हैं कोई से उधारी लेने, तो कहेगा कि जो भैया कुछ रखो, तो हमारे पास कुछ ऐसी सिक्योरिटी तो रखो, तो वही सिक्योरिटी होगी, ठीक है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब ये कागजात संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 2 के बारे में बात होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 3 को, ठीक है। बीच बीच में फैन की आवाज आएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा। तो हम इसको इरेज करते हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं सेक्शन 1 में क्या बोला गया है। 1961 इसका जो है
नाम बोला गया है कि इस कानून का नाम क्या होगा और ये कब से लागू है। ऐसे तो 31 तारीख से 2019 से संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर यहाँ बताना भूल गया कि ये उस समय कब से लागू हुई थी, अधिनियमित कब हुई थी। 20 मई को राष्ट्रपति की साइन हुई थी, तो ये अधिनियमित कहलाती है। अधिनियम कब बनी थी? 20 मई को 1961 में। लेकिन लागू कब हुआ था? तो उस समय 1 जुलाई 1961 से पूरे जो है भारत में लागू हो गया था, सिवाय किसके? जम्मू और कश्मीर के। आप पेन और कॉपी उम्मीद है कि लेके बैठे और उसको नोट करें, ठीक है। तो 1 जुलाई 1961 को जो है क्या हुआ था, जो है ये पूरी भारत में सिवाय जम्मू और कश्मीर के लागू हो गए थे, लेकिन 31 अक्टूबर से संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। दहेज की परिभाषा के बारे में जो जिक्र है, ठीक है, वो कहाँ पे है? सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 में हमने बताया कि वैसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो भी किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाए विवाह के समय या उसके पहले या उसके बाद, ये सब जो है दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको समझना हो तो 2 पॉइंट और बता दूं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। एक मेहर जो है शब्द होता है, मेहर। मेहर जो है वो रकम होती है, ये भी रकम ही है। तो ये ऐसी रकम होती है जो वर द्वारा, वर के पिता द्वारा या वर द्वारा वधु को दिया जाता है, वधु को। लेकिन ये जो दिया जाता है ये शरीयत कानून के हिसाब से दिया जाता है, शरीयत कानून के हिसाब से, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है दहेज के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी ये दहेज के क्राइटेरिया से बाहर है। तो मेहर जो है दहेज की परिभाषा में नहीं आता है, समझ सकते हैं। यानी मेहर का रकम जो है ये दहेज नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चाहे कोई भी जो है धर्म का जो है व्यक्ति हो, अगर वर है उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है और वधु है उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो भी जो है दहेज की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएंगे। गिफ्ट का मतलब जो है, उससे सेंस क्या है गिफ्ट के मतलब से, कि जो है जैसे कि जो है बहू आती है तो अगल बगल के लोग आते हैं, मुंह दिखाई का जो है कुछ पैसा वैसा देते हैं। कुछ लोग तो जो है बहुत अच्छा, जिनकी जो है बीवियां सुंदर लगती हैं, दूसरे लोग आके उनको जो है गहना दे देते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है सारी तमाम चीजें, ठीक है। वर को भी देखेंगे आप, जो माड़ो होता है वहां पे जो है वधु के पक्षकार जो होते हैं, जो दुल्हन होती है उसकी जो है चाची, फूफा, फूफी जो भी होते हैं सब, वो भी जो है गिफ्ट देते हैं। तो ये सब जो है दहेज के अंतर्गत नहीं रखे गए हैं, इस चीजों को आप समझ लीजिएगा। तो ये दोनों दहेज के अंतर्गत नहीं आते, एक मेहर की रकम और एक वर वधु को दिया गया गिफ्ट। इस गिफ्ट की लेकिन वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितना कि जो है इस व्यक्ति की जो है आमद, मतलब जो है इसका जो है संपत्ति हो। ये नहीं कि इसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा जो है बड़ा जो है गिफ्ट दे दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो दहेज के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप समझे कि गिफ्ट को जो है नहीं रखा गया है, ठीक है। तो अब सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 3। देखिए, दहेज को लागू करवा दिया गया, उसकी परिभाषा बता दी गई कि दहेज जो है होता क्या है। तब अब जो है जब लोगों को पता चल जाएगा कि दहेज क्या होता है, तो अब लोग दहेज लेंगे अगर, तो क्या होगा? सजा की जो है बात होगी। तो अब जो है सेक्शन 3 जो है सजा को दिखाता है। सेक्शन 3 में जो है क्या है, दहेज संबंधित जो है, अगर कोई दहेज ले लिया है या फिर कोई दहेज दिया है, तो ऐसे में जो है सजा जो है उसको क्या मिलेगी। तो यहाँ जो है दहेज लेने या देने संबंधी सजा को जो है बताता है। क्या बताता है? दहेज लेने या देने संबंधी सजा, कि इस संबंध में कितना सजा होगी आपको। यहाँ एक वर्ड लिखा हमने, लेने या देने। तो कभी कभी आपने देखा सुना होगा कि वर पक्ष जो है वधु पक्ष को जो है आरोप लगा देता है कि इन्होंने हमें जो है दहेज दिया था, हमने मांगा नहीं, ठीक। तो वो जो है देने का जो है संबंध है वो यहाँ से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों सजा को ही बताते हैं। फर्क इतना है कि ये जब ले लिया गया है और दे दिया गया है तब सेक्शन 3 जो है बात करता है। और यदि कोई डिमांड कर दिया है, जैसे आप गए मुंह दिखाई करने, बेटी का पसंद आ गई, अब आप डिमांड करने लगे, तो उस समय यदि आपको जो है दहेज नहीं मिला है, केवल आप डिमांड कर रहे हैं, तो सेक्शन 4 आपको लगेगा। तो सेक्शन 4 और 3 में बस इतना ही अंतर है, ठीक है। साथ ही साथ दोनों को बता देते हैं। तो सेक्शन 4 क्या है? दहेज की मांग के संबंध में, दहेज की मांग के संबंध में सजा का प्रावधान, सजा का प्रावधान।
यानी कि यदि आप केवल मांग कर दिए तब क्या आपकी सजा होगी, और यदि आपने जो है ले लिया, दे दिया, तो क्या सजा होगी। तो आप इसको समझिएगा भाई आप डिमांड कर रहे हैं, अभी आपने तो लिया दिया नहीं है तो इसकी सजा कुछ कम होगी, और ये आप तो ले ही लिए हैं तो इसकी सजा ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी जो सजा आती है, पेनाल्टी आती है, इस सजा को हिंदी में शास्ति भी लिखता जाता है, शास्ति, पेनाल्टी, ठीक है। तो ये जो है क्या है, दहेज लेने देने संबंधी सजा। यदि आप ले लिए हैं या दे दिए हैं दहेज, तो आपको जो है जो सजा होगी वो कम से कम 5 वर्ष से कम नहीं हो सकती है, 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, ठीक है। 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात, आपको पेनाल्टी जो रखा गया है वो 15,000 रुपए जो है जुर्माना भी देना होगा, या फिर जो भी जो है मजिस्ट्रेट तय कर दे। तो 5 वर्ष से कम की सजा नहीं मानी जाएगी इसमें, कम से कम 5 वर्ष तक की तो सजा होगी ही होगी। और उसके बाद 15,000 रुपए तक का जो है क्या हो जाएगा, जुर्माना जो है आप पे लगेगा। अब यहाँ पे ये जो जुर्माना है, इसके लिए जो है तय किया गया है 2 चीजें। ये जो जुर्माना होगा ये दहेज की रकम, दहेज की रकम या फिर ये जुर्माना, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वही लगाया जाएगा। इसका अर्थ आप समझिएगा, जैसे आपने जो है दहेज लिया, मान लीजिए जो है आप 12,000 दहेज ले लिए, तो वो जो 12,000 रुपए है वो इस 15,000 से तो कम है, तब आपको जो जुर्माना देना होगा 15,000 देना होगा, ठीक है। लेकिन कहीं आपने जो है दहेज मान लीजिए कि जो है 1 लाख ले लिया, तो 1 लाख चूंकि ज्यादा है, 15,000 कम है, तो आपको जुर्माना 1 लाख तक लगेगा। तो यह जुर्माना कितना लगाया गया है, कम से कम 15,000, या फिर जो है दहेज की रकम, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा हो, यही चीज है, ठीक है। तो 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी। दहेज 3 लेने देने पे जो है सवाल पूछा जाता है कि आप दहेज ले या दे दिए हैं तो कितने की सजा होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 कि इसमें क्या सजा हो सकती है। तो इसमें जो है बहुत, अगर आप अभी डिमांड कर रहे हैं तो आपको जो है 2 साल तक की सजा होगी, 6 माह से कम नहीं हो सकती है, यानी 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा आपको मिलेगी। पेनाल्टी जो देना होगा आपको 10,000 रुपए देना होगा। तो 10,000 रुपए आपको पेनाल्टी भरना होगा, यानी कि जो है जुर्माना देना होगा, और जुर्माना देने के बाद ये सजा जो भी तय कर दे मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसमें जो है सजा की बात बोली गई है सेक्शन 4 में। अब सेक्शन 4A भी आता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं यहाँ पे दुष्प्रेरण की भी बात की गई है। दहेज लेने या देने संबंधी सजा, ये दहेज लेने देने कौन ले दे सकता है, वर या वधु के पक्ष के द्वारा कोई भी रिश्तेदार, नातेदार कोई भी आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जब भी जो है हत्या होती है वधु की, कोई भी दुल्हन की, तो उस सिचुएशन में जो है आपने देखा है तो फूफा, फूफी, ताता, ताऊ, जो जितने लोग हैं उस समय उपस्थित, सबको उठा के जेल में रख दिया जाता है, क्योंकि नातेदार, रिश्तेदार वर्ड जो है जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहां से आप समझेंगे, यहाँ पे एक वर्ड और बोला गया है, दहेज लेने या देने संबंधी या फिर दुष्प्रेरण संबंधी। दुष्प्रेरण, अबीटमेंट बोला जाता है इसको, अबीटमेंट। तो दुष्प्रेरण यानी कि आप जो है किसी को उकसा रहे हैं, नहीं नहीं दहेज लो, जरूर एकदम सही चीज है। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है यही सजा का प्रावधान है, दुष्प्रेरण संबंधी। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 में दुष्प्रेरण की भी बात बताई गई है। दुष्प्रेरण को वैसे आईपीसी में 107 में रखा गया है, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि दुष्प्रेरण का मतलब क्या है, ऐसी प्रेरणा जो है दुष् हो, यानी खराब हो। अगर आप अच्छी प्रेरणा देंगे तो सुप्रेरण कहलाएगी, ठीक है। लेकिन दुष्प्रेरण अगर आप कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं दहेज संबंधी जो है मामलों में, तो आपको भी यही सजा होगी, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं 4A, सेक्शन 4A। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, नहीं तो नोट कर लें, सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पे हम यहीं पे सेक्शन 4A बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि इसको अब इरेज करेंगे फिर अलग से बताएंगे, क्योंकि ये सब सजा के प्रावधान है, तो आप यहाँ पे को रिलेट भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 4A जो है क्या बोलता है कि आप ऐसा कोई भी एड या एडवर्टीजमेंट पेपर में या फिर मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी संबंध में किसी भी तरह से आप ऐड नहीं करवा सकते हैं कि भैया मेरी बेटी जो है ये है, अगर आप कोई शादी करेगा तो इसको इतना जो है बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा करके जो है आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया तो आपको जो है सजा होगी। ये भी एक तरह से दहेज का प्रलोभन ही तो हो गया कि आइए आप शादी करेंगे तो हम आपको इतना देंगे, ठीक है।
तो होता है ना, दहेज लेना तो जो है समझ में आता होगा आप लोगों को, दहेज देना जो है कैसे हो गया भाई। तो देने में भी ये जो है सजा है। देने का मतलब क्या, कोई ऐड करेगा, विज्ञापन देगा, एडवर्टीजमेंट करेगा तो वो दहेज दे रहा है, तो उसके लिए भी उस पर सजा होगी। तो इसलिए समझिएगा कि सेक्शन 4 एक किस पे बात करता है कि आप विज्ञापन नहीं करवा सकते, विज्ञापन ऐड या एडवर्टीजमेंट नहीं करवा सकते दहेज संबंधित मामलों में। यदि आप ऐसे पाए जाते हैं दोषी, अब आप अपने से समझिएगा, हमने आपको बताया यहाँ पे सेक्शन 3 में कि दहेज लेने या देने संबंधी या दुष्प्रेरण भी अगर करवाएगा तो कम से कम 5 वर्ष। अब इसको 5 वर्ष से कम मत समझिएगा, 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, ये हमने लिखा है, ठीक है। यानी 5 वर्ष तक तो होगी ही होगी सजा, और जुर्माना कितना, 15,000। तो ये दुष्प्रेरण का भी यही हमने बताया है। अब आप बताएं कि कोई सेक्शन 4A जब इस पे लगेगा, विज्ञापन दे रहा है, तो एक तरह से वो लोगों को दुष्प्रेरित कर रहा है। उसके जो है विज्ञापन को अगर अखबार में पढ़ेंगे लोग तो उससे प्रेरणा लेंगे, लेकिन ये कैसी प्रेरणा है, खराब प्रेरणा है। जब खराब प्रेरणा है तो यह कितने वर्ष तक की सजा हो सकती है, इसको 5 वर्ष तक की। लेकिन यहाँ पे इसको छूट दिया गया है, क्योंकि जो है इसने अभी दहेज दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको जो है 6 माह तक, 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन क्योंकि जो है जुर्माना यही 15,000 वाला तय किया गया है। जुर्माना कितना लगेगा, 15,000 रुपए। तो 1 मिनट, इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से तीनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछ दिया जाए सजा के प्रावधान को लेके, तो सजा का प्रावधान ये तो आपको दिख रहा है सेक्शन 3 और 4 में है। सेक्शन 3 में जो है सजा कितना से है, 5 से लेके 5 वर्ष से कम नहीं होगी, केवल 3 में जो है 5 है और 15,000 जुर्माना है, ठीक है। 4 में 2 कंडीशन है, एक मांग करेंगे तब जो है, मांग जो है चूंकि छोटी हो जाती है, अभी आपने जो है दहेज लिया दिया नहीं है तो थोड़ी सी छोटी आपकी जो है ये अपराध मानी जाएगी, इसलिए जो है थोड़ी सी छोटी सजा है, 6 माह से 2 साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी यहाँ से 5,000 कम रखा गया है। लेकिन कहीं आपने एडवर्टीजमेंट दिया, इसका मतलब आप जो है दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो दुष्प्रेरण मतलब जो है क्या हो जाएगी, 5 वर्ष तक की भी सजा मिल सकती है। लेकिन हो सकता है अभी आपने जो है दहेज दिया नहीं है, तो जो है यहाँ पे 6 माह भी प्रावधान किया गया है, जैसा उसका जो है इंटेंशन उस समय जो है जज अपना आंक ले, ठीक है। तो 6 माह से लेके 5 वर्ष तक की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना। बहुत आराम से पढ़िए, समय लेके वीडियो, ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा जो हो रहा है। आप जितना आराम से पढ़े, एक बार पढ़िए, ऐसा कि जो है आपको फिर दोबारा न पढ़ना पड़े, और इसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 4 है। सेक्शन 5 जो है क्या बोलता है कि सेक्शन 5 में जो है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होगा, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो दहेज को लेने देने संबंधी होगी, मौखिक हो, लिखित हो, किसी भी तरह की हो, वो जो है 0 मानी जाएगी। तो करार जो है कोई भी होगा वो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ये जो है बातें इसमें बोली गई है। अब सेक्शन जो है 6 क्या बताता है, तो सेक्शन 6 जो है दहेज के रकम, अगर मान लीजिए दहेज दे ही दिया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में दहेज का तो केस तो बन ही रहा है, लेकिन वो जो दहेज है, दहेज की रकम विवाहिता जो स्त्री है उसको ट्रांसफर करने की बात बताता है सेक्शन 6, कि जो भी जो है दहेज की रकम दी गई है वो जो है सेक्शन 6 के द्वारा जो है क्या होगी, ट्रांसफर की जाएगी, किसको, विवाहिता को, यानी वो स्त्री को जो दुल्हन है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं सेक्शन 6 किससे संबंधित है, दहेज की रकम का स्थानांतरण, दहेज की रकम का स्थानांतरण। यहां से सवाल अच्छे खासे बन जाते हैं कभी कभी। दहेज का रकम का स्थानांतरण जो है किससे संबंधित, सेक्शन 6 से। मतलब कि ऐसी कोई भी स्त्री जिसको जो है दहेज मिला हो, जिसके जो है दहेज जिसके जो है पिता ने दिया हो, और वो जो है वर पक्ष के किसी भी व्यक्ति के पास वो दहेज है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो जब स्त्री विवाह करके आती है तो उसके 3 माह के भीतर उसको जो है रकम लौटा देनी चाहिए, ठीक है। यानी उसको जो रकम है, जैसे मान लीजिए कि दूल्हे के पापा जी ने जो है पैसा ले लिया है दहेज का, तो जो है वो पैसा जो है जितना भी जो है दहेज का है वो जो है वधू को दे दें 3 महीना के भीतर। यदि जो है मान लीजिए ये नाबालिग है, इन केस किसी भी तरह से, हालांकि नाबालिगता में जो है शादी करना ही एक अपराध है, लेकिन मान लेते हैं ये नाबालिग है,
तो बालिग होने के 3 महीना के भीतर वो रकम देनी पड़ेगी, ठीक है, स्त्री को। यदि मान लीजिए ये कोई स्त्री की मृत्यु हो गई है तो किसको जो है मिलेगा जो है ये रकम, ये सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर कि आयर कौन होगा, यानी वारिस कौन होगा इसका। यदि जो है वो स्त्री की मृत्यु हो गई है और दहेज की रकम दी गई है तो उसका जो है वारिस कौन होगा, तो उसके वारिस जो होंगे वो जो है कोई भी जो है उसका जो बेटा होगा, या तो वो हो सकता है या तो उसके अभिभावक हो सकते हैं। अभिभावक मतलब उसके माता पिता, ठीक है। तो ये जो है इसके स्थानांतरण की बात बोली गई है। इसको आप जो है अंदर तक नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि इसका अगर मृत्यु हो जाए किसी महिला का तो वारिस कौन होगा, तो उसके अभिभावक या फिर उसका यदि संतान है तो संतान, ठीक। तो दहेज की रकम का स्थानांतरण इसमें है, ठीक है। कितने माह में होना चाहिए ये चीज है, तो 3 माह के भीतर कर देना चाहिए, 3 माह के अंदर। सेक्शन 7 वैसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि जो है मान लीजिए कि जो है दहेज की ऐसी कोई मामला है और कोर्ट के संज्ञान में आ जाती है, तब ऐसे में जो है कार्रवाई कौन करेगा, तो ऐसे में जो है कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल ऑफिसर नहीं मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को है, मजिस्ट्रेट यानी इस अधिकारी का। और अगर जो है मान लीजिए महानगर में है कोई व्यक्ति तो मेट्रोपॉलिटन यानी मेट्रोपॉलिटन लिखते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को है, ठीक है। तो इन अगर जो है कोई व्यक्ति महानगर में रह रहा है तो महानगर के जो मजिस्ट्रेट होंगे वो, या फिर अगर महानगर में नहीं तो प्रथम श्रेणी के कम से कम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही ये संज्ञान में लिया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 8 इससे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 आपको जो है याद रखनी पड़ जाएगी कि सेक्शन 8 में क्या बातें बोली गई हैं। सेक्शन 8 में वैसे 3 जो है इसके जो है सेक्शन 8A भी है, सेक्शन 8B भी है, लेकिन हम आपको 8A जो है बस ओरली समझा देंगे, 8B हम आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे उससे पहले 8 बताते हैं। तो ये जो सेक्शन 8 है इसके बारे में बोला गया है कि दहेज संबंधी कोई भी मामला अगर जो है थाने में, पुलिस थाने में या फिर जो है कोर्ट के समक्ष चाहे किसी प्रकार से आ जाता है तो ये जो मामला होगा वो जो है संज्ञेय होगा। कैसा होगा? संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा, यानी कि गैर जमानतीय। कैसा होगा? नॉन बेलेबल होगा और असमनीय होगा, असमनीय यानी कि नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। ये 3 जो है टर्म यूज किए गए हैं। अब आप इसको समझिएगा। संज्ञेय होगा यानी कि जो है आपराधिक श्रेणी में आएगा। संज्ञेय का मतलब सीधा समझे, ऐसी कोई भी मामला जो पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने को शक्ति देती है या फिर उसको जो है पुलिस जो है किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो सभी मामले जो है संज्ञेय कहलाते हैं। वो सभी मामले क्या कहलाते हैं? 1 मिनट। तो वो सभी मामले क्या कहलाते हैं? संज्ञेय कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञेय मामला हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि गैर जमानती है, मतलब ये नहीं कि जमानत ही नहीं होगी, उसकी जमानत थाने से नहीं होगी। जमानत करवानी है तो कचहरी कोर्ट से जाना पड़ेगा कराने। असमनीय मतलब जो है ऐसा नहीं कि जो है आप मामला आ गया थाने में और ये जो है कानून ये सब जो है धाराएं लग गई और आप जो है दोनों पक्ष जो है वर और वधु पक्ष आए और बोले नहीं साहब छोड़ दीजिए, हम लोग जो है सलट लिए हैं, तो ऐसा जो है कुछ नहीं हो सकता। उसी को बोला जाता है असमनीय, नॉन कंपाउंडेबल, यानी समझौता योग्य नहीं है। तो इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जमानत जो है थाने से नहीं होगी और बिना वारंट के ही गिरफ्तार हो जाएंगे आप। तो ये जो है चीजें जो है ये तीनों किसमें बात बोली गई है? सेक्शन 8 में बोली गई है। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेक्शन 8A क्या बोलता है? 8A में बस आपको बता दे रहे हैं। सेक्शन 3 याद है? आपने दहेज लिया और दिया या फिर दुष्प्रेरण किया तो आपको सजा हुई। यदि आपने सेक्शन 4 के तहत जो है केवल डिमांड कर दी तो सजा होगी। तो ऐसे परिस्थिति में यदि मान लीजिए आप ही दहेज
लेने या देने या फिर डिमांड करने के संदर्भ में जो है आपके पे आरोप लगा है, तब आपके खिलाफ पुलिस कोई सबूत नहीं जुटाएगी कि नहीं आप जो है निर्दोष हैं। ऐसा काम आपको खुद ही करना होगा, यानी अपने जो है निर्दोष होने का सबूत आपको खुद जुटाना होगा। ये जो है बात बताता है 8A। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 8B इम्पोर्टेंट है। 8B में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, सेक्शन 8B में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी को हर जिला में नियुक्त करेंगे। किसको? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर। नियुक्ति करेगा, ठीक है। कौन करेगा? राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऑप्शन में जो है मुख्यमंत्री भी हो, गवर्नर भी हो, राज्य सरकार भी हो, तो आपको आंसर ऑप्शन जो है टिक करना होगा, वो राज्य सरकार पे करना होगा, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद बार बार बोला जा रहा है। सेक्शन 8A जो है वो सीधे सीधे बताता है कि राज्य सरकार द्वारा एक जो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी हर जिले में। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 10 बहुत छोटे हैं। सेक्शन 9 बनाना हो तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है सेक्शन 9 का प्रयोग करके, और यदि स्टेट गवर्नमेंट को बनाना हो तो सेक्शन 10 का प्रयोग करके बना सकती है। तो वो रूल बनाने के लिए है, ठीक है। 9 सेंटर के लिए, 9 पहले आता है, इसलिए पहले दर्जा सेंटर को दिया गया है। ऐसे करके याद कर लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं है। और जो है फिर 10 जो है लास्ट में आता है, और राज्य जो है थोड़ा सा लास्ट में उसको दर्जा दिया गया है, इसलिए जो ऐसे करके आप याद कर लीजिए कि वो 10वां जो है किसके लिए है? राज्य के लिए जो है। राज्य जो है कानून बना सकता है दहेज संबंधी, और जो है 9 किसके लिए है? केंद्र सरकार के लिए। तो हम इतनी चीजें जो पढ़े हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें क्या टाइमिंग हो रही है, समय तो वैसे काफी हो गई है, लेकिन फिर भी 1 घंटे का वीडियो नहीं रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि छोटा हो। एक बार हम ओरली समराइज करते रहे हैं, इसको इरेज करते करते हमने बताया डाउरी प्रोविजन एक्ट में, आप भी मेरे साथ रिपीट करिएगा कि जो है ये कब जो है हस्ताक्षर किया गया था राष्ट्रपति द्वारा? 20 मई 1961 को। कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 1961 को। उस समय क्या जम्मू में थी? नहीं थी। जम्मू में कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 से। अच्छा, लागू होना, विस्तार, और इस एक्ट की नाम कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 1 में है। सेक्शन 2 में क्या जो है बात बोली गई है? दहेज संबंधी परिभाषा। परिभाषा में हमने 2 वर्ड बताया, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फैन चला लेते हैं थोड़ी देर, हल्का सा आवाज होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको? सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है यही 2 बात है। दहेज संबंधी जो है जो परिभाषा है उसमें जो है आपको संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति याद रखनी है। मूल्यवान प्रतिभूति से आपको एक चीज याद रखना है कि आईपीसी की धारा 30 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अब जो है सेक्शन 2 में हमने बताया कि मेहर और जो है गिफ्ट वर और वधु को दिया गया, ये जो है उसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। सेक्शन 3 में हमने बताया आपको कि जो है दहेज ले लिया गया है या फिर दे दिया गया है। दहेज लेना या देना, ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? दोनों जो है आपराधिक श्रेणी है, और दुष्प्रेरण भी कोई कर दे तो भी इसके लिए सजा हमने बताया 5 वर्ष तक की कम से कम, और 15,000 का जुर्माना। सेक्शन 4 में हमने 2 चीजें बताया। सेक्शन 4 जो है केवल वो डिमांड के लिए है। यदि आपने डॉरी का डिमांड कर दिया है, दहेज की डिमांड की है, तो आपके पे जो है सजा का प्रावधान होगा वो 6 से लेके 2 साल तक, 6 महीना से लेके 2 साल तक की हो सकती है, और 10,000 की जुर्माना होगी। लेकिन अगर आपने 4A के तहत एडवर्टीजमेंट कर दिया या फिर विज्ञापन कर दिया आपने, तो विज्ञापन करने के संदर्भ में आप पे जो है क्या होगा? 6 महीने से लेके 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा जाएगा, और 15,000 का जुर्माना। अब सेक्शन 5 में हमने बोला कि कोई भी ऐसी करार होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा दहेज संबंधी, वो जो है क्या हो जाएगा? शून्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 में हमने बोला कि जो है दहेज का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जो है दहेज की जो रकम होगी वो किसको होगी? तो विवाहिता स्त्री को होगी। स्त्री नहीं होगी तो उसके संतान को होगी। अगर संतान भी नहीं है तो उसके अभिभावक को होगी। लेकिन कब? जब स्त्री नहीं होगी तब। अच्छा, कितने महीने के भीतर? तो शादी करके जब आएगी उसके 3 महीने के अंदर जो है वो रकम स्त्री को लौटा दिया जाना चाहिए, ये हमने बताया। सेक्शन 7 हमने बताया कि जो है ऐसी कोई भी जो है संज्ञान अगर ली जाएगी दहेज संबंधी,
कोर्ट अपने से भी ले सकता है स्वतः संज्ञान। तो ऐसा कोई भी जो है वो किस मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जो है लिया जा सकता है। अब फिर हमने बताया जो है आपको जो है 8 में जो है 3 वर्ड, संज्ञेय होगा ऐसा कोई अपराध दहेज संबंधी, नॉन बेलेबल होगा गैर जमानतीय होगा, और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि जो है असमनीय होगा, यानी समझौता योग्य नहीं होगा। 8A में हमने आपको बताया कि जो है आपको खुद ही जो है निर्दोष करने के लिए सबूत देना पड़ेगा। 8B बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार जो है क्या करेगी, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करेगी। 9 में हमने बोला कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार होगा, और 10 में जो है किसको, स्टेट गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे वो आईपीसी की जो है 3 धाराएं। आईपीसी की जो है हमने शुरुआत में आपको बताया था 3 धारा। आईपीसी की धारा 304B लगाई जाती है, आईपीसी की जो है धारा 406 लगाई जाती है, आईपीसी की धारा 406 लगाई जाती है, और आईपीसी की धारा 498A लगाई जाती है दहेज संबंधी। तो दहेज में स्पेशली ये दोनों जो है लगाए जाते हैं। अब आप समझेंगे इसको। 304 भी उस कंडीशन में जब लगाई जाती है जब कोई भी जो है दहेज जिसके द्वारा दिया गया उस पक्ष का डेथ हो जाए। हालांकि यहाँ पे महिला का ही जिक्र किया गया है, महिला का जो है क्या हो जाए, जब मृत्यु हो जाए। तो मृत्यु भी कब, यहाँ पे 2-3 कंडीशन है। शादी होने के 7 वर्ष के भीतर हो, 7 वर्ष के भीतर हो। दूसरी बात, 7 वर्ष के भीतर हो, और उसके अभिभावक को लगे, अभिभावक कि इस पर क्रूरता किया गया था, उस पर क्रूरता, क्रूरता का मतलब जो है उसे क्या किया गया था, मारा और पीटा गया था। ठीक है, तो ये हो गया जो है उस पर क्या किया गया था, क्रूरता किया गया था। या फिर जो है आप ये भी कह सकते हैं कि उसको जो है मारा गया हो। और ये जो है मृत्यु के लिए भी बताया गया कि ये मृत्यु जो है असामान्य होनी चाहिए, असामान्य और अप्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि जल के मर गई हो, ट्रेन से कट के मर गई हो, ऐसी चीजों में। प्राकृतिक और सामान्य नहीं होनी चाहिए कि जैसे ऐसे हार्ट अटैक आ गया ऐसा संबंधित। समझ में आ रही है? तो ऐसी अगर ऐसा कुछ होता है, किसी महिला की मृत्यु हो जाती है दहेज को लेके, और ऐसा जो है 7 वर्ष के भीतर हो और असमान मृत्यु हो, और उसके अभिभावक अगर जो है ऐसा बोले कि उस पर क्रूरता किया गया था हमारी बेटी पे, तब इन कंडीशन में जो है क्या होगी कि सजा का प्रावधान रखा गया है। अब कितनी सजा होगी उससे पहले हम आपको बता दें कि इसका जो है 304 का अगर जो है धारा लगा है तो इसकी विवेचना कौन करता है, यानी इसके इस पूरे मामले को देखता वक्ता कौन है, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट यानी कि जो है उपाधीक्षक, उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी जिसे सीधा बोला जाता है, डीएसपी हम जो है सीधे लिख देते हैं। इस रैंक का ऑफिसर ही देखेगा। समझ में आई बात? इस रैंक का ही ऑफिसर जो है क्या करेगा, इस मामले को देखेगा। तो बहुत ही जो है वो भाई सजा का हमने बोला कितना प्रावधान होगा, तो सजा जो है इसमें जो है रखी गई है जो 7 वर्ष से लेके आजीवन तक की सजा रखी गई है। ठीक, तो ये यहां से सजा पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, और कौन इसका जो है विवेचना करेगा, तो जो है उपाधीक्षक श्रेणी का रैंक का अधिकारी ही कर सकता है, पुलिस अधिकारी। ठीक है, तो ये जो है आईपीसी की धारा 304 जो है बी जो है करती है। 406 बहुत ही वो सामान्य परिस्थिति में दहेज के लिए ही नहीं, ये लगभग हर एक जो है चीजों के लिए लगाई जा सकती है। 406 ठीक है, इसमें जो है क्या है कि इसका टाइटल है आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग। यानी कि यदि कोई भी जो है पैसा जैसे जो है महिला बोली कि जो है फलाना हमारा जो है पैसा दहेज का लिए है, 3 महीना हो गया नहीं दिए, तो उस पर ये कानून ये जो है धारा लग सकती है 406, हालांकि लगाई भी जाती है। ठीक है, तो ये जो है कब लगती है, जब कोई भी जो है स्त्री धन उसको लौटाया ना गया हो दहेज का, और उसने जो है जाके जो है पुलिस में जो है कंप्लेन कर दी हो, तब जो है धारा 406 ये लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने की सजा? 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
अब आती है बात की जो है आईपीसी की 498 है। आपने थोड़ी कुछ दिन पहले, 1 मिनट पानी पी लिया। देखिए, 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया था कि जो है, पहले क्या होता था कि अगर महिला 498 लगाती थी अपने पति पे तो तुरंत जो है गिरफ्तारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि तुरंत गिरफ्तारी होगी उसके और उसके परिवार वालों की, पति या उसके परिवार वालों की। तो 498 में क्या है कि कोई भी महिला जाती है थाने और बोलती है कि मेरे पति या पति के नातेदार में आप समझ जाइए सभी आ जाएगा, ठीक है, जो उस समय घर में होगा सबको जो है मतलब उस केस में अंदर किया जा सकता है, महिला या नातेदार, समझिएगा इस बात को, द्वारा शारीरिक यानी फिजिकली उसको टॉर्चर किया जा रहा है, शारीरिक उत्पीड़न हो रहा हो, मारा पीटा जा रहा हो, या फिर मानसिक उत्पीड़न हो रहा हो। मानसिक उत्पीड़न मतलब जो है ताना लोग नहीं देते हैं, ताना मारते हैं या फिर जो है ब्लेम करते हैं ऐसा कुछ, तो उसको लेकर तो ऐसी, वो भी किस चीज के लिए, दहेज संबंधी मामले के लिए। तब जो है वो महिला अगर जो है जाती है थाने तो 498 लगाता है, और 498 लगेगा तो 3 वर्ष तक की कम से कम सजा तो होगी ही होगी। ये जो है प्रावधान जो है इसमें किया गया है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि इतनी जो है सारी चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। ना आई होगी तो जो है एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत ही जो है ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बस 5 मिनट मुश्किल से और लगेगा। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 केसेज हैं, ज्यादा नहीं है, जो कि जो है दहेज से लेके मामले से संबंधित हैं, जिनका जिक्र करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। तो पहली जो हमारे पास केस आती है 1989 में एक केस था, हरवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर। हरवंश सिंह वर्सेस गुरचरण कौर। हरवंश सिंह जो है पति होते हैं, गुरचरण कौर जो है महिला होती हैं, और उनके जो है खिलाफ जो है केस दायर होता है। तो हमने क्या बताया, हरवंश सिंह बनाम गुरचरण कौर। तो ये मामला 1989 में है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यदि जो है कोई भी विवाह के बाद जो है दहेज की लगातार मांग, हर एक नया अपराध घटित करती है। ये जो है बात कोर्ट ने बोला है कि दहेज की लगातार मांग एक नया अपराध घटित करती है। ऐसा कह के जो है डरवाया गया था, यानी आपने एक बार दहेज मांगा, एक अपराध, 2 बार मांगा, फिर दूसरा अपराध कर दिया। तो ये सब जो है, ये आप केस समझिएगा, ये किससे संबंधित है, दहेज संबंधित से है। दूसरा जो केस आता है वो आता है विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य। कब ये हुआ है, 2003। विनय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या बात बोला गया था कि यदि कोई भी जो है महिला जिसकी मृत्यु उसके शादी से 7 वर्ष के भीतर हो गई है, 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो गई हो, और मरने से पहले उसने बयान दिया हो, बयान दिया हो, तो उस बयान को ही इनफ माना जाएगा, वो पर्याप्त होगा सजा देने के लिए। ये बात जो है इसमें बोला गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम एक और जो है आपको केस बताएंगे, कमलेश पांजेकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2005। यह जो केस आया था ये एक भैंसिया को लेकर हुआ था। कमलेश जो थे अपनी पत्नी से जो है भैंस मांगे,
मतलब इनके घर वाले दहेज तो इनकी पत्नी ने दिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जो है भैंस मांग लिया, भैंस बुफैलो। भैंस न देने के कारण उनको जो है लगातार प्रताड़ित करते रहे और बाद में जो है मार दिया गया। तब ऐसी परिस्थिति में ये जो है केस जो है फिर लड़ा गया था। तो इस केस में जो है कोर्ट ने बोला था कि जो है महिला की जो भी जो है मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु का जो है कोई भी साक्ष्य देने का जो है मतलब ही नहीं बनता। यदि जो है दहेज के लिए अगर उसकी कोई मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के लिए कोई भी साक्ष्य देने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि उसका मृत्यु ही पर्याप्त है सजा देने के लिए। ये जो है बात बोला गया था किसमें, इस केस में। तो ये केस किससे संबंधित है, बस इतना आपको समझना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, लाभदायक का मतलब कि जो है एग्जाम के लिए जो है बेनिफिशियल है, तो आप जो है कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। वरना जो है मुझे भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ जाती है इस पे, मेरा कोई ये सब्जेक्ट थोड़ा ना है। मेरे कुछ भाई लोग हैं और कुछ दोस्त लोग हैं जो कि यहाँ BHU से LLM और LLB कर रहे हैं, तो उनके सहयोग से हम बैठ के थोड़ी देर डिस्कस करके तब ये वीडियो बनाते हैं। तो हालांकि इसमें हमें जो है समय लग जाता है। अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए हम ये मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है रिस्पांस देना होगा और आप बताएं कि आपके लिए जो है कैसा लगा। हालांकि जो है मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए तो दहेज संबंधी कोई भी क्वेश्चन छूटेगी नहीं। फिर भी मैं आपको जाते जाते एक बात बता दे रहा हूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कम से कम उन लोगों को जरूर करिएगा जो SI की एग्जाम करने के लिए तैयारी करने को सोच रहे हो। और लास्ट में हम एक बात और बता देते हैं जाते जाते कि जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो कब प्रभावी हुआ था, 1 जुलाई को 1961 को। ठीक है, और ये अधिनियम किस वर्ष आया था, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, परिभाषा किस में दी गई है, सेक्शन 2 में। सजा का प्रावधान किस में है, 3 और 4 में। मेहर जो है सजा के अंतर्गत आता है, उसके दहेज के अंतर्गत आता है तो नहीं आता है। उसके बाद ये कैसा जो है दहेज कैसा अपराध है, तो संज्ञेय हमने जो 8 बताया है ना, सेक्शन 8 वो पूरा कैसा है, असमनीय है, संज्ञेय है और गैर जमानतीय है। उसके बाद जो है पूछा जाता है कि कौन जो है ये 304 जो है 304B किस अधिकारी, किस रैंक का अधिकारी इसको जो है विवेचना करता है। उसके बाद कितने वर्ष के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो गई हो तो 304B लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत तमाम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो कि अक्सर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।